हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है, जिसका मतलब है जैसा तुम चाहो। तो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हमारे प्ले के साथ में। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं। वन ऑफ दैम इज एज यू लाइक इट। ये एक पास्टोरल रोमांटिक कॉमेडी है। इट मीन्स रोमांटिक कॉमेडी भी है, साथ में पास्टोरल कॉमेडी भी है। अब ये जो वर्ड है रोमांटिक, ये तो वेल नोन है, आप इससे रूबरू हैं, लेकिन पास्टोरल को जान लें। पास्टोरल एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पास्टोर एंड पास्टोर इज ट्रांसलेटेड एज शेफर्ड। As such, pastoral is related to shepherds और रूरल लाइफ। सो हम क्या कह सकते हैं कि रूरल लाइफ का डिस्कशन यहाँ पर आपको मिलेगा, रूरल लाइफ का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, रूरल लाइफ का एलोब्रेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो सीन मिलेगा वो रूरल लाइफ का सबसे ज़्यादा मिलेगा। 5 एक्ट्स का ये प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, रोमांटिक है। इट मीन्स मैरिज टेक प्लेस इन द एंड ऑफ द प्ले। 4 जोड़े हैं यहाँ पे, 4 पेयर्स। ओके और देखना एक एक सीन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवी आपके सामने चल रही है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो बहुत ध्यान से आपको सुननी है। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, आप तभी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी। रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, सुन लेंगे ना अगर तो अच्छे से जहन में बैठ जाएगा। ये लगभग 1599 के आसपास लिखी गई थी, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623 इन शेक्सपियर्स फोलियो, फर्स्ट फोलियो। ओके ओरिजिनल सोर्स जो इसका माना जाता है वो थॉमस लॉज का एक वर्क है 1590 का, जिसका नाम है रोज़ालिंडे। अब यहाँ से लगभग स्टोरी जो है वो रिलेट करती है एज यू लाइक इट की, बट ये तो शेक्सपियर है ना, तो कुछ तो चेंज इन्होंने किया है। यानी रोज़ालिंड का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप कह सकते हैं इस प्ले को पढ़ने के बाद कि रोज़ालिंड जो एज अ हीरोइन शेक्सपियर ने यहाँ हमारे सामने प्रेजेंट की है, उसमें हीरोइक क्वालिटीज़ हैं, हीरो टाइप क्वालिटीज़। बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है। आप देखिए, अभी मिलेंगे आप, पहले हम थीम जान लेते हैं। हमारे जो थीम रहेंगे इस प्ले के वो है पास्टोरल लाइफ, फॉर्चून वर्सेस नेचर, सेक्सुअल आइडेंटिटी, लव एंड रोमांस। हाउ इट विल डिस्कस इन प्ले। जैसे जैसे स्टोरी चलती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। देखिए कहानी शुरू होती है कुछ यहाँ से, यानी यहाँ 2 फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज आर देयर। अब ऐसा तो यूजुअली सभी स्टोरीज़ में होता है। आप कहेंगे क्या नया है मैम? कुछ भी नया नहीं है। देखो, हीरो है, एक हीरोइन है, 2 यहाँ पे आपको फैमिली मिलेंगी, हीरो और हीरोइन की। हीरो से हम आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर चलेंगे हीरोइन के पास। ये जो फैमिली है ये है हमारे हीरो की, और ये है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो बेटे हैं सर रोलैंड डी बॉयज़ के। तो सर रोलैंड डी बॉयज़ जो है उनके 3 बेटे हैं, ऑरलैंडो, जैक्स डी बॉयज़ एंड ओलिवर। ओलिवर सबसे बड़े हैं। अब जैसे ही प्ले शुरू होता है ना, ये यहाँ पे एब्सेंस है, यानी सर रोलैंड डी बॉयज़ हमारे सामने नहीं आते हैं, ये नहीं है प्ले में। इनका जिक्र है इनके पिता के रूप में, यानी 3 इनके बेटों के रूप में सिर्फ इनका जिक्र है। ये अपनी सारी जिम्मेदारी ओलिवर को सौंप के जाते हैं कि तुम्हें अपने 2 छोटे भाइयों का ध्यान रखना है। एक तो ये है और दूसरा कौन है? ऑरलैंडो है। लेकिन ओलिवर थोड़ा अच्छे स्वभाव का सा नहीं है। यहाँ पे ना आप इसको विलन बता सकते हैं कि ये हमारी स्टोरी का विलन है। एक बार के लिए आप इसको विलन मान लो, और एक बार के लिए क्या, स्टोरी में ये विलन वाला ही रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं नेक्स्ट फैमिली से। ये जो नेक्स्ट फैमिली है ये है हमारी हीरोइन की फैमिली। इसमें ड्यूक सीनियर हैं और ड्यूक फ्रेडरिक है। एक्चुअली ड्यूक ये बाद में बनते हैं, पहले ये फ्रेडरिक होते हैं। ये दोनों हैं आपस में भाई, यानी ब्रदर्स हैं ये। ठीक है, अब है यहाँ पे कहानी को समझने की ज़रूरत। देखिए यहाँ आपको बताया मैंने ऑरलैंडो और ओलिवर, ये बेटे हैं सर रोलैंड डी बॉयज़ के। ओलिवर को सारा अपना काम धाम शासन सारा अधिकार सौंपकर सर रोलैंड डी बॉयज़ जो है चले जाते हैं, शायद दुनिया में नहीं है वो। ये अपने आप को बड़ा समझ रहा है, अधिकार जमाता है, ऑरलैंडो को खुश नहीं रखता, जैक्स को भी खुश नहीं रखता, परेशान है दोनों। इनके बीच में भी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, यानी ओलिवर सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है, ऑरलैंडो जो है वो अपना हक चाहता है। तो दोनों भाइयों में है प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा। अब देखिए आगे, ड्यूक सीनियर और फ्रेडरिक, ये भी दोनों भाई हैं। इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर क्या झगड़ा है
कि फ्रेडरिक ने पूरी की पूरी सत्ता जो है सीनियर की हथिया ली और ड्यूक सीनियर को एग्जाइल दे दिया, यानी वहाँ से निकाल दिया। अब ड्यूक सीनियर चले गए जंगल में। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन करवाना है अभी हमारी हीरोइन का। ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड है हमारे पूरे प्ले की हीरोइन, मेन रोल के अंदर ये रहेंगी। सीलिया है इनकी कजिन सिस्टर, फ्रेडरिक की बेटी। ओके, फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया और सीनियर की बेटी, ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजालिंड। तो आप इनसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। एक मैच के लिए बात चलती है किसके बीच में, ओलिवर जो है हमारे वो चार्ल्स को बुलाते हैं। चार्ल्स नाम का एक रेसलर है, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऑरलैंडो के साथ में एक रेसलिंग मैच करना है। लेकिन होता क्या है कि चार्ल्स और ऑरलैंडो जो हैं वो आपस में रेसलिंग मैच करते हैं, ठीक है, और मैच के अंदर जो ऑरलैंडो है वो जीत जाता है। जबकि ओलिवर क्या चाहता था, ओलिवर चार्ल्स को बुलाकर कहता है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि ऑरलैंडो को हरा दो, हरा ही नहीं दो बल्कि उसे जान से मार दो। अब मैच होता है, यहाँ पे ये मैच होता है तो ऑरलैंडो जीत जाता है और चार्ल्स को हरा देता है। जब मैच हो रहा होता है ना, कोर्ट के अंदर मैच होता है, तो रोजालिंड भी वहाँ होती है, सीलिया भी वहाँ होती है और उस रेसलिंग मैच में फर्स्ट टाइम दे फॉल इन लव विद ईच अदर, हु द हीरो एंड द हीरोइन रोजालिंड। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वहाँ पर सीलिया भी होती है। अब रोजालिंड जो है वो क्या करती है, एज अ लव टोकन एक अपने गले से हार या चैन, नेकलेस, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो निकाल कर ऑरलैंडो को दे देती है। आप इसे चैन मान के चलिए, ओके, अपने गले का चैन निकाल कर और ऑरलैंडो को दे देती है एज अ लव टोकन। इसके बाद में ड्यूक फ्रेडरिक को जब ये बात पता चलती है कि रोजालिंड इज इन लव विद ऑरलैंडो, तो इन्हें गुस्सा आता है। और गुस्से का कारण पता है क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक का ना जो इसकी ऑरलैंडो के फादर के साथ में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि ऑरलैंडो के फादर बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बनती थी ड्यूक सीनियर के साथ में। तो ये कहते हैं कि तुम किसके बेटे हो, सर रोलैंड डी बॉयज़ के बेटे हो, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक आते हैं और वो रोजालिंड को भी समझाते हैं, रोजालिंड को भी बोलते हैं कि तुम इससे ताल्लुकात ज़्यादा मत रखो हीरो से। लेकिन रोजालिंड जो है वो उसकी तारीफ करती रहती है ऑरलैंडो की। यहाँ पर सीलिया को भी वो आकर बोलते हैं, सीलिया से कहते हैं, अब जब रोजालिंड से बात नहीं बनी तो सीलिया को आकर कहते हैं कि तुम रोजालिंड के साथ में इतनी दोस्ती मत रखो, उसे अपनी बहन मत समझो, चचेरी बहन मत समझो, बल्कि उसे कैसे लो, अपने कॉम्पिटिटर के रूप में लो, क्योंकि रोजालिंड के अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, एज अ हीरोइन क्वालिटीज़ हैं। सीलिया जो है वो एवरेज है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन सीलिया और रोजालिंड के बीच में लव बॉन्ड बहुत तगड़ा है। आपस में दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तो सीलिया को अपने फादर की बात जो है वो अच्छी नहीं लगती, इतना ज़्यादा वो इन चीज़ों को नहीं तवज्जो देती। अब रोजालिंड जो है वो सीलिया के साथ में बात करती है ऑरलैंडो को लेकर कि मुझे ऑरलैंडो जो है वो बहुत पसंद है, आई एम इन लव विद हिम। यहाँ तक बोल देती है कि मैं फ्यूचर की प्लानिंग अगर करूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ, उसके साथ मेरे बच्चे हों। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उनका फादर जो है, सीलिया के फादर फ्रेडरिक आकर जब इतना सब कुछ बोल कर जाते हैं कि तुम निकल जाओ, अगर तुम ऑरलैंडो की तारीफ़ कर रही हो तो तुम मेरे दरबार में नहीं रह सकती, तो रोजालिंड अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है गैनीमेड के रूप में, यानी लड़का बन जाती है। ये बन जाती है बॉय, क्योंकि ये थोड़ी सी ना हाइट में लंबी है। और सीलिया जो है वो बनी रहती है लड़की, एलिना। ये दोनों एक दूसरे का मतलब जो है बिल्कुल एकदम चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को मतलब डिस्गाइज कर लेते हैं। उसको वो लड़की बना देती है, क्योंकि सीलिया वैसे ही लड़की है, लेकिन अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, एज ए एलिना बन जाती है। और रोजालिंड जो है वो गैनीमेड बन जाती है। और ये दोनों के दोनों वहाँ से निकलने का फैसला कर लेती हैं, यानी कोर्ट को छोड़कर जाना चाहती हैं। वो नहीं रहना चाहती, क्योंकि फ्रेडरिक ने साफ साफ उसको धमकी दी है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। सीलिया और रोजालिंड से बहुत प्यार करती है तो अकेले उसको जाने नहीं देना चाहती। अब इन दोनों के साथ में जाता है टस्टोन। टस्टोन भाई एक जेस्टर है, मीन्स इनको हंसी मजाक करने का काम है, ये दरबार में रहता है, इन दोनों का अम्यूजमेंट का काम करता है। अब ये टस्टोन को साथ में लेती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। यानी कहाँ चली जाती हैं ये चली जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब ड्यूक सीनियर जिन्हें निकाल दिया था ना ड्यूक फ्रेडरिक ने,
इनके छोटे भाई ने निकाल दिया था, ये भी पहुंच गए जंगल में। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, कहानी हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? शहर से ना, अर्बन लाइफ शुरू हुई थी। वहाँ पर परेशान होकर सब किधर की तरफ आ गए? फॉरेस्ट की तरफ आ गए, यानी रूरल लाइफ की तरफ आ गए, है ना, फॉरेस्ट में आ गए। तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन पहुँच चुका है? ड्यूक सीनियर पहुँच चुका है। और अब ड्यूक सीनियर जो है वो वहाँ बहुत सारे अपने लॉर्ड्स के साथ में है, यानी इनके बहुत सारे सेवक भी इनके साथ में आए हैं, क्योंकि अच्छा इंसान था ये। इसके बहुत सारे साथ में साथी आए थे, मतलब जो इसकी सेवा करने के लिए समझ लो आए हुए थे। उनमें से एक था ये जैक्स। अब ये जैक्स ना, ये हाल फिलहाल इनके साथ में नहीं है, पता नहीं कैसे, मतलब थोड़ा सा ना ये ऐसा उदास रहने वाला, बहुत गंभीर रहने वाला इंसान है। और इसकी एक बहुत अच्छी वाली स्पीच आने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में ना। अभी आप वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस होगी आपके साथ में। जैक्स जो है उसको ढूंढते हैं ड्यूक सीनियर, अपने जो साथ के लोग हैं उनके साथ मिलकर। अब क्या होता है, इधर ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो बुलाते हैं किसको? ओलिवर को। सिर्फ बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि रोजालिंड और जो सीलिया है ये दोनों की दोनों गायब है। और कहीं ना कहीं रोजालिंड जो है वो ऑरलैंडो की इतनी तारीफ कर रही थी, तो कहीं ओलिवर के भाई ऑरलैंडो के साथ में तो नहीं निकल गई है वो रोजालिंड और सीलिया। यानी फ्रेडरिक को क्या था, इसके ऊपर शक था, ऑरलैंडो के ऊपर। तो ओलिवर को वो क्या करते हैं, अपने महल में बुलाते हैं। अब इधर क्या होता है, इधर ओलिवर तो चला जाता है उधर मिलने के लिए, किससे? फ्रेडरिक से। और यहाँ ऑरलैंडो के घर पे क्या होता है कि ऑरलैंडो का जो एक नौकर होता है, ये इसके फादर के टाइम से मतलब इनके घर में रहता है, एडम। बहुत ही वफादार है, बहुत ही अच्छा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो एडम आकर ऑरलैंडो को बताता है कि सर आपको मारने की साजिश की जा रही है, आपको ना ओलिवर मारना चाहता है। अब ऑरलैंडो कहता है कि यार क्यों ना आमने सामने बैठ के बात करें, लेकिन एडम समझाता है नहीं, आप आमने सामने बैठ के बात मत करो, बल्कि किसी सेफ जगह पर चले जाओ। और अपनी सारी जमा पूंजी भी देने के लिए तैयार हो जाता है कि सर एक काम करो, क्योंकि ये तो बहुत वफादार है ना। फिल्मों में भी तो देखते हैं ना हम कि जैसे फादर का कोई वफादार होता है तो फिर वो बच्चों की रक्षा करके चलता है, सेम इस टाइप की क्वालिटी है ये, मतलब क्वालिटी वाला इंसान है ये एडम। ये अपनी पूरी जमा पूंजी देता है और बोलता है कि सर आप एक काम करो, यहाँ से चले जाओ किसी सेफ जगह पे। तो यहाँ अब ध्यान रखना आप, ऑरलैंडो जो है वो निकलता है एडम के साथ। रोजालिंड किसके साथ निकली थी? रोजालिंड और सीलिया निकले थे टस्टन के साथ में, ठीक है। ये भी निकल जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर पहले ड्यूक सीनियर आए, फिर रोजालिंड आई, और अब कौन आ गया? ऑरलैंडो आ गया, ठीक है। अब देखिए, रोजालिंड और सीलिया और टस्टन ये पहुंचते हैं जंगल में, यानी कहाँ पहुंच गए? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच गए। वहां पर इनकी मुलाकात होती है कॉरिन से, साथ में सिल्वेस से। सिल्वेस और कॉरिन से वो मिलते हैं। कॉरिन यहाँ पे एक ऐसा करेक्टर है जो इन तीनों की मदद करता है। किस चीज़ के लिए? एक छोटा सा घर बनाने के लिए, यानी हट होती है ना, जैसे जंगल के अंदर झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं हम लोग, इस तरह की एक झोपड़ी बनाने की मदद करता है। और साथ ही साथ बहुत सारी भेड़ जो है वो खरीदने के लिए भी इनकी हेल्प करता है। अब यहाँ एक करेक्टर ये भी आता है, सिल्वियस। ये प्यार में है फीबे के साथ, एक लड़की है फीबे, उसके साथ प्यार में है। शेफर्ड से ये, मतलब एक शेफर्ड है, फीमेल शेफर्ड, वो इससे प्यार करता है। लेकिन फीबे जो है वो, उसका अभी बाद में पता चलेगा कि प्यार करती है कि नहीं करती, अभी नहीं बताऊंगी, आगे चलते हैं, हम आगे बताते हैं। सिल्वियस जो इसके बारे में सोच रहा है, तो एक पेयर और आ गया ना निकल के हमारे सामने, सिल्वियस और फीबे। चले आगे। ऑरलैंडो एडम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। एडम और ऑरलैंडो आ जाते हैं। अब ये जंगल में तो आ जाते हैं, एडम बेचारे को बहुत भूख लगती है, बहुत भूखा होता है वो। यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो ऑरलैंडो जो है एडम को भूखा देखकर, खुद को भी बहुत भूख लगी होती है, वो क्या करता है, ड्यूक सीनियर पे अटैक कर देता है। ड्यूक सीनियर ऑलरेडी जंगल में रह रहे थे आराम से। ऑरलैंडो देखता है उनके पास में खाना भी है, सब कुछ है, उनके ऊपर अटैक कर देता है। बहुत ज़्यादा भूखा होता है और खाना चुराने की धमकी देता है। लेकिन ड्यूक सीनियर एज अ नोबल नेचर, वो क्या कहते हैं, अभी खाना ले लो भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो। अब यहाँ पे खाना दे देते हैं, ऑरलैंडो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैक्स जो है यहाँ पे बोलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्पीच, जो कि वर्ड नोन स्पीच है। ये है 7 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ।
है ना, हमारे जीवन की जो 7 स्टेजेस होती है ना, ह्यूमन लाइफ की 7 स्टेजेस, उनके बारे में स्पीच देता है। वर्ड नॉन स्पीच है ये। और कहते हैं कि ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, कि पूरा का पूरा संसार एक स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, कि हम औरतें या आदमी इस स्टेज पर आते हैं अपने रोल प्ले करने के लिए। हम तो प्लेयर हैं, हम सिर्फ क्या करने आते हैं, रोल प्ले करने आते हैं। ये दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, और वहाँ पर हम सिर्फ अपना रोल प्ले करने आते हैं। बहुत ही फंटेस्टिक लाइन्स है, मीन्स इतनी प्यारी लाइन है ये कि वैसे भी लोग गाते हैं इनको। यहाँ पे वो 7 स्टेजेस बताते हैं। स्टेज नंबर 1 बताते हैं इन्फेंट, 2 बताते हैं स्कूल गोइंग बॉय, 3rd एज अ लवर, 4th एज अ सोल्जर, देन ही बिकम अ जस्टिक। 6th नंबर पे वो फिर से एक स्लीपर लीन पेंटलून के अंदर आ जाता है, यानी उसकी एज जो है वो कैसी हो जाती है, आप कह सकते हैं अधेड़ उम्र का। और फिर से वो 7th जो उसकी स्टेज होती है उसके अंदर वो दोबारा से बच्चा बन जाता है, यानी कि ओल्ड एज में चला जाता है, डेथ बेड की तरफ, बिल्कुल ओल्ड हो जाता है। तो ये 7 स्टेजेस जो हैं इनका डिस्कशन करते हैं जैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि लाइफ की जो 7 स्टेजेस हैं उनके ऊपर स्पीच किसने दी, जैक्स ने दी। ओके, चलते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ महल में क्या हो रहा है, ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को कहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, कहते ही नहीं है बल्कि अल्टीमेटम देते हैं कि अपने भाई ऑरलैंडो को 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर ढूंढ कर मेरे सामने ले आओ। अगर मेरे सामने लेकर नहीं आए तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्योंकि ड्यूक फेडरिक का शासन है ना ये लोग तो यहाँ पर वैसे ही रईस लोग होते हैं, जैसे घर में एक शहर में रहने वाले, उस तरह से कि अगर तुम उसे ढूंढ कर नहीं लाए ना तो तुम भी यहाँ से निकल जाना। अब ओलिवर बहुत समझाने की कोशिश करता है ड्यूक फेडरिक को, लेकिन पता है ड्यूक फेडरिक क्या बोलता है, क्यों फालतू बात क्यों कर रहा है, तू कौन सा अपने भाई से प्यार करता है। ड्यूक फेडरिक ओलिवर को कहता है कि तुम भी तो ऑरलैंडो को परेशान ही करते थे। अब आगे चले, ऑरलैंडो उधर जंगल में पेड़ों पर अपने प्रेम की पोइट्री लटका रहा है, मतलब लव के अंदर पोएम लिख रहा है। किसको याद करके, रोजालिंड को याद करके। इतनी सारी पोइट्री जहाँ जाता है उस पेड़ पे चिपका देता है। अब ये करते हुए सीलिया जो है वो देख लेती है ऑरलैंडो को, और आकर ना वो रोजालिंड को बताती है कि मैंने एक आदमी देखा है जो तुम्हारे लिए पोएम्स लिख लिख कर उस पर पेड़ पर चिपका रहा है, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए क्योंकि उसने अपने गले में वो चैन पहनी है जो तुमने दी थी ऑरलैंडो को। अब रोजालिंड तो मेल अटायर में है, यहाँ पे वो क्या बनी हुई है, गैनीमेड। वो क्या कहती है, गैनीमेड बनी हुई है, वो उसको सीलिया को कहती है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगी। थोड़ा शर्माती है, खुश भी होती है कि चलो अच्छा है ऑरलैंडो आ गया, क्योंकि ये भी बहुत याद करती है उसको। तो ये गैनीमेड बनी हुई होती है और जाकर ऑरलैंडो से मिलती है। ऑरलैंडो से मिलती है और कहती है कि तुम ऐसे प्यार में पागल क्यों हो रहे हो, हर पेड़ पर लिखते घूम रहे हो, क्यों पेड़ों को भी खराब कर रहे हो। अगर ना औरत होती, ये आदमी है यहाँ पे मान के चलना, क्योंकि गैनीमेड बना हुआ है, समझ रहे हैं आप, गैनीमेड है। तो ये कह रहे कि अगर मैं औरत होती ना तो मैं कभी भी मतलब प्यार व्यार में नहीं पड़ती। सॉरी, मैं अगर वो बोलता है कि औरत नहीं हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, आदमी हूँ, मैं कभी प्यार में नहीं पढ़ सकता हूँ। भाई तुम मुझे रोजालिंड समझ लो, ऑरलैंडो को बोल रहे कि तुम मुझे रोजालिंड समझ लो, और रोजालिंड समझ के तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। मैं तुम्हारा जो ये प्यार है ना, उस प्यार से तुम्हें रिलीज करवा सकती हूँ, तुम्हें मुक्ति दिला सकती हूँ, यानी तुम्हारा मन थोड़ा हल्का कर सकता हूँ। इस तरीके से गैनीमेड बन के बोलता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। ये बात होने के बाद में इधर की साइड क्या होता है, टस्टन और ऑड्री दिखाई देते हैं लव रिलेशनशिप में। दे बोथ आर इन लव विद ईच अदर। बट होता क्या है कि ये जो ऑड्री है ये यहाँ पर एक फीमेल चरवाहा है इस सीन के अंदर। ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से लव वाली बातें कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में किसी को ये टचस्टोन बुला कर लेकर आता है, आपस में शादी वादी कर लेते हैं। इसी सीन के अंदर कुछ ऐसा आता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि सिलिवस और फिर उसके बाद में फेबे भी आते हैं, सिलिवस आता है, फीबे आता है, उनकी भी बातचीत होती है। टस्टोन ऑड्री की कहानी हो जाती है, फिर सिलिवस और फीबे जो हमने आपको पहले बताया था वो भी आते हैं, उनका भी थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है कि आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। इस तरीके से एक बहुत ना स्लाइड सा सीन चलता है। बट दूसरी साइड क्या होता है कि जो ओलिवर है ना वो निकल लिया जंगल में ढूंढने के लिए ऑरलैंडो को, और जंगल में जब वो आता है पेड़ के नीचे सो रहा होता है तो उसके ना गर्दन के चारों तरफ इस तरीके से सांप लिपटा हुआ होता है, और पास में शेरनी खड़ी होती है एक। और ये चीज़ अकस्मात ही कहिए कि ऑरलैंडो देख लेता है। ऑरलैंडो उधर से गुजर रहा था और उसने देख लिया,
उसने देखा कि एक इंसान है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, गले में उसके सांप लिपटा हुआ है और पास में एक शेरनी खड़ी है। अब ये देखकर वो क्या करता है, उस शेरनी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, उसे बचा लेता है। ठीक है, ऑरलैंडो जब उसे बचा लेता है तो ये सब करने में वो हो जाता है घायल। अब उसके पास में कोई रुमाल होता है, हैंकी रुमाल होता है, हैंकरचीफ निकालता है अपना और अपने आप को पूछता होगा जहाँ से ब्लड निकला है, साफ करता है। वो ब्लड से भरा हुआ हैंकी ओलिवर को देता है, ओलिवर को देकर और बोलता है कि तुम जाकर रोजालिंड को दे देना, जो कि गैनीमेड है, उसको दे देना जाकर। तो यहाँ पे ना ओलिवर जो है उसका थोड़ा सा हार्ट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका भाई ऑरलैंडो से बचाता है, तो यहाँ उसका हार्ट चेंज होता हुआ दिखाते हैं। अब देखो वही चीज़ें हुई ना, ओलिवर जब तक कोर्ट में था, जब तक शहर में था, तब तक ये एक विलन की तरह था। ये जैसे ही यहाँ पे आया, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आया, तो यहाँ आते ही उसके साथ में कुछ भी हुआ हो चाहे, लेकिन इसका दिल बदल गया ना, एकदम से चेंज हो गया, एकदम वैसा ही हो गया जैसे शेफर्ड्स का दिल होता है ना, एकदम कोमल, सॉफ्ट, नरम, एकदम साफ स्वच्छ, ऐसा हो गया। ये गैनीमेड से मिलता है। गैनीमेड मीन्स रोजालिंड, है ना, मतलब लड़की के रूप में रोजालिंड है और आदमी के रूप में गैनीमेड है। गैनीमेड से मिलता है। गैनीमेड जो है उसको हैंकी जैसे ही वो रेड ब्लड से भरा हुआ पकड़ाता है ना, तो वो बेहोश हो जाती है उसे देख के। अब ओलिवर को शक हो जाता है कि यार ये कोई आदमी तो नहीं हो सकता, मतलब इतने कमज़ोर दिल के तो आदमी नहीं होते, तो इससे तो हो जाता है थोड़ा सा शक। अब वो आता है और ऑरलैंडो से बात करता है। ऑरलैंडो को आकर कहता है कि मैंने वहाँ पर सीलिया को देखा था, मीन्स लव एट फर्स्ट साइट इसको भी हो जाता है। किससे? सीलिया से। और सीलिया कौन है? रोजालिंड की कजिन। तो एक पेयर ये बन गया, ओलिवर एंड सीलिया। ये कहता है कि मुझे यार उससे प्यार हो गया। दोनों भाई आपस में बात करते हैं। ये कहता है गैनीमेड के बारे में, कि वो भी अपने रोजालिंड के बारे में बात करता है कि भाई मुझे भी है ना रोजालिंड से बहुत प्यार है, और इस तरीके से आपस में एक दूसरे से जिक्र कर, क्योंकि अब क्या है, अब वो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी मतलब द्वेष नहीं है, दोनों एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। ओलिवर का दिल बदला हुआ दिखता है यहाँ पर कि मतलब मैं अब उससे प्यार करता हूँ, मैं भी एक शेफर्ड की लाइफ जीना चाहता हूँ। मतलब अब मैं बोल देता है साफ क्लियर कि जो भी मेरे पास है ना वो सब कुछ मैं तुझे दे देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ सीलिया के साथ में। ठीक है, इतनी ही देर में गैनीमेड आ जाते हैं। गैनीमेड मीन्स हमारी रोजालिंड आ जाती है। आके ऑरलैंडो से बोलती है, कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से एक जादूगर को जानती हूँ, तुम इतना रोजालिंड रोजालिंड करते रहते हो, मैं ना काफ़ी दिन से एक जादूगर को जानती हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि एज ए गैनीमेड बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी ही ना तुमसे रियल वाली रोजालिंड को मिलवा दूंगा। क्योंकि जब भी ये ऑरलैंडो से मिलता है तो क्या एज्यूम करने को बोलता है कि तुम मुझे रोजालिंड समझ लो और अपने दिल की बात कर लो। ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इससे प्रॉमिस करके और यहाँ से चली जाती हैं। फिर होता है यहाँ पर ये जो सीन है लास्ट, यहाँ पे जंगल के अंदर सब लोग लगभग एक दूसरे के साथ में होते हैं, यानी ड्यूक सीनियर, जैक्स, ऑरलैंडो, ओलिवर, सिल्वियस, फीबे, सीलिया एंड रोजालिंड, सब के सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर फिर आते हैं ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज हाइमन। ये हैं हाइमन, यानी इनको हम बोलते हैं मैरिज का गॉड। ठीक है, यानी शादी का देवता। ये आते हैं और ये आने के बाद में 4 जोड़ों की शादी करवाते हैं। यहाँ ऑरलैंडो की रोजालिंड से शादी, ओलिवर की सीलिया के साथ में शादी, टस्टन की ऑड्री के साथ में, और सिल्वियस की फीबे के साथ। यानी 4 जो पेयर है वो लास्ट में आपको दिखते हैं मैरिज अटायर के अंदर, इनकी शादी हो रही होती है। उसके बाद में जैसे शादी हो रही होती है तो एंट्री होती है जैक्स डी बॉयज। ये कौन है? ये ब्रदर है ना उसका, ऑरलैंडो का और ओलिवर का, ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो। ये आता है और ये आके आपको पता है क्या बताता है? ये कहता है कि जो वो ड्यूक फ्रेडरिक था जिसने अपने भाई को निकाल दिया था, वो जंगल में चला गया है ड्यूक सीनियर को ढूंढने के लिए, और वो खुद भी कैसा बन गया है? एक नोबल मैन बन गया है, बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है, यानी गुड मैन बन गया। तो अब उसने ऐसा बोला है कि मैं अपना सब कुछ वापस से ड्यूक सीनियर को वापस दे दूंगा, जबकि ड्यूक सीनियर का ही था सब कुछ। तो वो कहता है कि अब मुझे इससे कोई मोह नहीं है, मैं जंगल में जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ड्यूक सीनियर को वापस से सब कुछ लौटा देता है। प्ले जो है उसका एंड होता है रोजालिंड के एपिलॉग के साथ। ये जो रोजालिंड है जो भी वहाँ पे एज अ प्लेयर जो रोल प्ले कर रही है, ये मेल अटायर में ही दिखाई देती है वहाँ पे, लेकिन ऑडियंस को गुड बाय करके प्ले को एंड कर देती है। तो ये जो
पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी एक देहाती जीवन और जो एक दरबारी जीवन है उसकी तुलना है। यानी आप कह सकते हैं कि अर्बन लाइफ है जो, हाँ, या कोर्टली लाइफ जो होती है वो, प्लस जो रूरल लाइफ है, उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट आपको दिखाती है। क्योंकि सुकून जो है ना जिंदगी का असली, यहाँ पे बताया है शेक्सपियर ने कि रूरल लाइफ में है। आपने देखा होगा हर कोई यहाँ पे जाके, यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाके ना हर कोई बदल रहा है, फॉरेस्ट में जाके हर कोई बदल रहा है, हर एक का दिल जो है वो बदल रहा है, एकदम पाक पवित्र हो रहा है। तो ये थी हमारी कहानी। आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तभी तो पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है वो अवेलेबल है, देखा जा सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि मोटिवेशन मिले हमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।